जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहां आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपसे पूछा है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, राइट आंसर बता दीजिए। तो तापमान का मापन जो करते हैं केल्विन में, एकदम सही। द्रव्यमान का मापन जो करते हैं किलोग्राम में, या भी सही है। दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है, या भी सही है। वजन घन मीटर दिया हुआ, तो यह गलत विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तापमान केल्विन, एसआई इकाई केल्विन है। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम है। दाब का जो है, दाब का होता है पास्कल होता है। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब की एसआई इकाई है। वजन बल है, इसकी एसआई इकाई न्यूटन है, जबकि घन मीटर आयतन की इकाई होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डोलोमाइट किसका एक अयस्क है। आपसे पूछा है कि डोलोमाइट जो है किसका एक अयस्क है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र जो होता है CaMgCO CO3 का होल ट्वाइस होता है, या होता है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण है। इसका प्रमुख उपयोग मैग्नीशियम धातु निकालने में, सीमेंट उद्योग और निर्माण कार्यों में धातुक्रम में फ्लश के रूप में। बाकी विकल्पों की बात करें तो पोटेशियम इसका प्रमुख एस्क कार्नालाइट सिल्वाइट होता है KCl। एल्युमिनियम इसका प्रमुख एस्क बॉक्साइट होता है, और सोडियम इसके एस्कों में रॉक साल्ट और सोडा एस शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में यूरिन का पीला रंग किससे होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में जो यूरिन होता है उसका पीला रंग किससे कारण होता है, ये आपसे पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने पर बनने वाली बिलीरुबिन से एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया में उत्पन्न होता है, या एक घुलनशील पिगमेंट होता है जो पीलापन देता है। शरीर में यह नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के समय मूत्र में आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, या जांग में स्थित होती है और हिप जोड़ से लेकर घुटने तक फैली होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 है। 206 मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। नवजात शिशुओं में हड्डियां लगभग 305 होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी। तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर हड्डी है, जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी ध्यान रखिए, सबसे छोटी हड्डी जो स्टपीज होती है जो कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी फीमर ही होती है, जांग की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी भी फीमर ही होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा योग अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। आपसे पूछा कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा योग जो है अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों जो बनते हैं अमीनो अम्ल से बनते हैं। मतलब टायरोसिन जो दिया हुआ या गलत विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सभी नाइट्रोजन बेस हैं जो डीएनए की संरचना में पाई जाती है। प्यूरिन और पायरिमिडीन वर्ग के यौगिक हैं। ये बेस अमीनो अम्ल से नहीं बनते बल्कि नाइट्रोजन युक्त हाइड्रोक्लोरिक यौगिक से बनते हैं। जबकि टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, लेकिन यह डीएनए का हिस्सा नहीं होता है।
नहीं होता है। बाकी डीएनए की बात करें, डीएनए में चार प्रमुख बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अमीनो अम्ल वह यौगिक होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल एरोमेटिक अमीनो एसिड है, डीएनए की नहीं बल्कि प्रोटीन संरचना का भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। आपसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम व निकल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक विशेष प्रकार का स्टील है जो जंग नहीं लगने देता और चमकदार होता है। इसे बनाने के लिए लोहे में निम्न तत्व मिलाए जाते हैं। क्रोमियम जंग से सुरक्षा के लिए लगभग 10-10.5% उससे अधिक। निकल मजबूती, लचीलापन और चमक के लिए। क्रोमियम स्टेनलेस स्टील को जंग प्रतिरोधक बनाता है जबकि निकल संरचना को मजबूत करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है। आपसे पूछा है कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में। यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है ताकि जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, N2O इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हास्य गैस कहा जाता है। यह एक रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है जो सांस लेने पर कुछ समय के लिए हंसी जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है और व्यक्ति को अवचेतन कर सकती है। इसका प्रयोग या गैस दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछे कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अल्टीमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। यह उपकरण किसी विमान या वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग होता है। यह मुख्यतः वायुदाब पर आधारित होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है, इसी सिद्धांत से ऊंचाई का मापन किया जाता है। पायलट विमान उड़ाते समय ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो वाट मीटर या जल की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है। बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग होता है, ऊंचाई सीधे नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आपसे पूछा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट्ज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति प्रति सेकंड किसी घटना या तरंग के दोहराव की संख्या है। एसआई इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। एक हर्ट्ज बराबर प्रति सेकंड एक चक्र। उदाहरण के तौर पर यदि कोई तरंग 50 बार प्रति सेकंड दोहराती तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। भारत की एसी बिजली सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वोल्ट जो है या विद्युत विभवांतर की इकाई है, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है और जूल ऊर्जा कार्य की इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखना है अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे। आपसे पूछा है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर वेंकट रमन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीबी रमन को 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। रमन प्रभाव क्या है? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसमें कुछ किरणों की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव खोज की याद में मनाया जाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है। आपसे पूछा कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में मुख्यतः फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यही कारण है कि चींटी काटने पर जलन और सूजन देती है। फार्मिक अम्ल का नाम लैटिन में चींटी से पड़ा, इसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात तो टार्टरिक अम्ल या अंगूर और इमली में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल या नींबू और संतरे में पाया जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात हो तो यह एक क्षार है और एंटासिड दवाइयों में प्रयोग होती है, चींटी के डंक में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। आपसे पूछा है कि मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, इसे सरल शर्करा भी कहते हैं, और या छोटे भागों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलुकोटोज आदि। कई मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। आपसे पूछा है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। लाल प्याज का लाल रंग, लाल या बैंगनी रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। एंथोसाइनिन फ्लेवोनाइडेट वर्ग का रंग द्रव्य है जो फूलों, फलों और सब्जियों को लाल, नीला या बैंगनी रंग देता है। प्याज में उपस्थित एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट गुण भी रखते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी भी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। आपसे पूछा है कि घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है प्रोपेन यानी कि C3H8 और ब्यूटेन यानी कि C4S10 इसका मिश्रण है। इसमें गंध के लिए थोड़ी मात्रा में एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता ताकि रिसाव का पता चल सके। यह गैस आसानी से तरल रूप में दाब डालकर सिलेंडर में भरी जाती और समान दबाव पर निकलते ही गैसीय रूप में बदल जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपसे पूछा कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम द्वारा किया जाता है। जाइलम केवल जल और खनिजों के जड़ से पत्तियों की ओर पहुंचाता है। फ्लोएम की बात है, फ्लोएम मुख्य रूप से संतुलित भोजन यानी ग्लूकोज आदि का परिवहन करता है। और मेरिस्टेम जो दिया है, मेरिस्टेम ऊतक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। पेरेन्काइमा ऊतक संरचना और भंडारण में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में मुख्य रूप से जो अम्ल पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। या सिरके में एसिटिक एसिड की सांद्रता आमतौर पर 4 से 8% होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। आपसे पूछा है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख भाग है। यह ग्रंथि सीने के पीछे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है, तो टी लिम्फोसाइट यानी कि टी सेल्स का निर्माण और परिपक्वता इसमें होती है। यही टी कोशिकाएं शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन है। आपसे पूछा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एसए नोड। एसए नोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसए नोड सेंट्रियल नोड को प्राकृतिक पेसमेकर यानी कि न्यूट्रल पेसमेकर कहा जाता है। यह हृदय के दाई अलिंद्र राइट आल्टियम में स्थित एक विशेष ऊतक है। एसए नोड स्वतः विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय की नियमित धड़कन बनती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैथोड रे किस प्रकार के कण होते हैं। आपसे पूछा है कि कैथोड रे किस प्रकार के कण होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणावेशित होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऋणावेशित होते हैं। कैथोड रे मूलतः इलेक्ट्रॉन की धारा होती है जो नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक कण होते हैं। कैथोड रे की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो आवेश ऋणावेशित होती हैं, गति उच्च वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्पत्ति इसी कैसे होती है, वैक्यूम ट्यूब में कैथोड से उत्पन्न है। उपयोग कैथोड रे का ऑसिलोस्कोप में, सीआरटी, टीवी, पुराने कंप्यूटर मॉनिटर आदि में। कैथोड रे की खोज सर विलियम क्रुक्स ने की थी। इसके अध्ययन से ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, 1897 में की थी। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है डोलोमाइट किसका एक अयस्क है। आपसे पूछा है कि डोलोमाइट जो है किसका एक अयस्क है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, देख लीजिए आप, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।